ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर आज राजनीति का पारा चढ़ा हुआ है। इस विवाद में आज बेहद अहम मोड़ आया है क्योंकि विपक्ष के आरोपों का चुनाव आयोग ने जवाब दे दिया है। बड़ी खबर के साथ शुरुआत हम कर रहे हैं। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर इसी ने कड़ा जवाब दिया है, ये कहते हुए कि पीपीटी में गलत तरीके से आंकड़े दिखाए गए हैं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी। 7 दिन में हलफनामा नहीं तो सारे के सारे आरोप निराधार माने जाएंगे। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की ओर से दो टूक कहा गया। उन्होंने ये भी कहा कि वोटरों को अपराधी बताना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वोट चोरी जैसे शब्द का इस्तेमाल संविधान का पूरी तरह से अपमान है। झूठे आरोपों से चुनाव आयोग डरता नहीं है। इसी के कंधे पर बंदूक रखकर सियासत ना करें विपक्षी पार्टियां। आपको बताते चले कि विरोधी दल लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। इस पर चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव आयोग के सामने न कोई पक्ष है न कोई विपक्ष है, सभी समकक्ष हैं। विपक्ष का आरोप है कि बिहार में वोट काटने की साजिश हो रही है। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि जो भी वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट तैयार किया गया है उस पर पार्टियों के बूथ लेवल एजेंट यानी बीएलए के दस्तखत हैं। अपने ही बीएलए पर पार्टियों को भरोसा क्यों नहीं है? विपक्ष वोटर लिस्ट में कोई खोट होने का भी आरोप लगा रहा है। चुनाव आयोग ने इसका भी जवाब दिया, ये कहते हुए कि अगर किसी को कोई दिक्कत है, आपत्ति है तो 1 सितंबर तक पूरा का पूरा वक्त है, आए और अपनी आपत्ति दर्ज करा लें। विपक्ष वोटर लिस्ट को ऑनलाइन डालने की भी मांग कर रहा है, जिस पर चुनाव आयोग ने कहा कि ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इससे वोटर की निजता का उल्लंघन होगा और 2019 में सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो निर्देश दिए गए थे उसका भी आज हवाला दिया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की ओर से तमाम बड़ी बड़ी बातें उनकी ओर से कही गई हैं, लेकिन दो टूक कह दिया गया है, या हलफनामा दीजिए या फिर माफी मांगे। डॉक्टर मोहम्मद अमीन जी, पूर्व डायरेक्टर ईसीआई के हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके पहले हम आपको दिखा रहे हैं वोटर लिस्ट ऑनलाइन क्यों नहीं। तो चुनाव आयोग ने कहा ऑनलाइन करने से वोटर की निजता का उल्लंघन होगा। विपक्ष की ओर से लगातार एक के बाद एक कई आरोप लगाए जाते रहे। इसको चेंज करें तो फिर मैं दूसरे आरोप दिखा दूं। विपक्षी दलों की ओर से जितने भी आरोप लगाए गए थे आज क्रमवार तरीके से उसका जवाब चुनाव आयोग की ओर से दिया गया है। यकीनन अब इसके बाद क्या विवाद थम जाएगा? बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है चुनाव आयोग। विपक्ष कहता है, चुनाव आयोग का जवाब है हमारे सामने न पक्ष है न विपक्ष है, सभी समकक्ष है। और अब चुनाव आयोग की ओर से क्या बड़ी बातें कही गई हैं, आप उनको सुनिए और उसके बाद आज महादंगल में इस मुद्दे को लेकर बड़ी चर्चा करने वाले हैं। सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को यह कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी। तो एक तरफ आपको बताते चले लगातार विपक्षी दलों की ओर से मतदाता अधिकार यात्रा निकाली जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब चुनाव आयोग की ओर से दो टूक हर एक सवाल का जवाब विस्तार से दिया गया है। इसके बाद क्या यह भ्रम दूर हो जाएगा जो विरोधी दलों की ओर से फैलाया जा रहा है, जैसा कि आरोप लगाए जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि बिहार में चुनाव हारने वाले हैं, तो पहले से ही विरोधी दल माहौल लगातार वहां पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो वोटर मतदार अधिकार यात्रा निकाला जा रहा है विपक्षी दलों की ओर से, क्या इसके जरिए बिहार की जनता में जो संदेश दिए जाने की कोशिश है उसमें मिलेगी कामयाबी? ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो यात्रा शुरू हुई है। लगातार जैसे और तस्वीर सामने आएगी, बयान आएंगे, आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उसके पहले डिबेट की शुरुआत कर लेते हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय तारुफ आपसे करवा देती हूँ। जफर इस्लाम जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, पूर्व राज्यसभा के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियंका गुप्ता जी, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मोहम्मद अमीन जी, आप पूर्व निदेशक हैं चुनाव आयोग के, आप हमारे साथ स्टूडियो में लगातार बने हुए हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जफर इस्लाम जी, या मुझे लगता है आज प्रियंका गुप्ता जी आपसे शुरुआत करते हुए, चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है कि हलफनामा दे 7 दिनों के अंदर या माफी मांगे, वरना आरोप पूरी तरह से झूठे माने जाएंगे। क्या तैयार है कांग्रेस पार्टी इसके लिए?
देखिए चित्रा जी, मैं तो कहूँगी कि चुनाव आयोग पूरी तरीके से एक राजनीतिक भूमिका में आ चुका है और जिस तरीके से वो हलफनामा मांग रहा है तो मैं जवाब वो तो दे ही नहीं पाए कि वो 18,000 हलफनामे जो दिए गए थे उसके बारे में उन्होंने डिस्कशन ही नहीं किया। और हकीकत ये है कि जो इस तरीके से चुनाव आयोग ने आरोप लगाया है वो पूरी तरीके से एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह इल्जाम लगाया। 18,000 हलफनामा कब दिया गया? यूपी से। अरे भाई यूपी से दिया गया था चित्रा जी। अब आप इतनी बड़ी एंकर हैं, आप ही को नहीं पता कि 18,000 हलफनामे कहाँ से दिए गए और कब दिए गए? सूरज पूरब से उगता है, तो ये भी नहीं पता सूरज पूरब से उगता है, सूरज पूरब से उगता है। जब सवाल ये पूछा जाए तो ये नहीं बताना चाहिए कि चंदा मामा शाम को अस्त हो जाते हैं। जो सवाल बिहार को लेकर आपके इतने बड़े नेता बिहार में इतनी बड़ी यात्रा कर रहे हैं, आप लेकर जा रही हैं, पर वोटर के लिए नहीं अस्त होगा। नहीं, वो आप बोल रही है ना, वो आप बोल रही है मैडम, अब वो आप बोल रही हैं। बताइए ना, चंडीगढ़ में जो कुछ भी हुआ, अनिल मसीह को किसने नहीं देखा? हाँ। आपने नहीं देखा होगा तो आप ये भी कह दीजिएगा कि मैंने नहीं देखा। वो वीडियो तो सब जगह वायरल हुई। एक वीडियो में और दिखा दी थी, उन्होंने कहा कि एक मतदाता एक वोटर। आप इसको तो पहचानती होंगी ना, ये वीडियो जिसने ऑन कैमरा लगभग 8 से 10 वोट डाले और लगातार डालता ही रहा। इसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई आज तक नहीं बताया। दूसरी चीज मैं पूछना चाहती हूँ, उन्होंने कहा कि 1.5 जो मतदाता है, जब 7 करोड़ लोगों का आप पुनर्निरीक्षण कर सकते हैं तो 1.5 लाख जिन पर सवाल उठाया गया एक विधानसभा में, उस पर आपने क्यों कह दिया कि ये संभव नहीं है? कैसे हम मतदाताओं को चेक करेंगे? नहीं, मुझे लग रहा है प्रियंका जी, एक सेकेंड, आप घालमेल अगर करेंगे समझ में नहीं आएगा मैडम। प्रियंका गुप्ता जी, अगर आप बिहार की बात कर रही हैं तो बिहार का नाम लीजिए। अगर यूपी के मतदाताओं का बात नहीं, आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए प्रियंका गुप्ता जी। संस्थाओं पर हमला करना थोड़ा कम करें आप लोग, ये रोना थोड़ा सा कम, रोना थोड़ा सा कम। प्रियंका गुप्ता जी, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी ना। अभी बिहार की बात हो रही है, 7 करोड़ मतदाताओं की बात हो रही है, आप लोग बिहार पे बात ही नहीं करना चाहते। आप लोग बिहार पे बात ही नहीं करना चाहते। आज का मुद्दा बिहार है, आज का मुद्दा बिहार है। आप फिर यूपी ले आती हैं, फिर आप महाराष्ट्र के 1.5 लाख मतदाताओं की बात करती हैं। प्लीज एक टॉपिक पर प्रियंका गुप्ता जी कर देंगी इस पूरे ना सुनिए, क्या चुनाव आयोग ने ये कहा? आप देश के जिस भी हिस्से की बात कीजिए, आप बस उस राज्य का नाम ले लीजिए, वरना लगेगा कि बिहार का एग्जाम्पल आप दे रही हैं। और ये हर एक वोटर का हाँ। ये नहीं, हम आपको ये भी बता दें चित्रा जी, ये मताधिकार जो यात्रा है वो यही बिहार तक सीमित नहीं रहेगी, ये पूरे देश में जाएगी। हाँ। हर जिले में जाएगी, क्या दिक्कत है? अच्छी बात है ना। ये तो बता देना चाहती हूं, चुनाव आयोग ने कहा है कि 20 सालों से लगातार 2 दशक से मांग की जा रही थी सत्ता पक्ष और विरोधी दलों की ओर से कि आप इसमें पारदर्शिता लेकर आइए। अब चुनाव आयोग ने ये बातें कही, SIR भी तो पूरे देश में होगा, वो तो पहले इसमें छुपी हुई कौन सी बात है? छुपी हुई कौन सी बात है? SIR में पारदर्शिता होती। हाँ। देखिए चित्रा जी, या तो आप बोल लीजिए या मुझे बोलने दीजिए, क्योंकि आप जब बोलती तो मेरी आवाज नहीं जाती। मैं यहाँ से बैठकर दे रही हूँ, तो प्लीज आप या तो मुझे सुन लीजिए, फिर एक साथ आप अपने सवाल दाग दीजिएगा, मैं एक एक करके आपका जवाब दे दूंगी। पर आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो फिर फायदा क्या मुझे बिठाने से? अच्छी बात यह है कि ये शो लाइव है और आप जो कह रही हैं उसमें कितना सच है कितना झूठ है ये दर्शक तय कर लें। अच्छी बात है, शो लाइव है। मैडम वो तय कर लेने दीजिए ना। आप तो कम से कम सुनिए तो कम से कम सुन ही नहीं रही। आप ये बताइए जो SIR प्रक्रिया है वो कितनी जो है पारदर्शी है, उसी पर तो सबसे बड़ा सवाल है। आज सवाल ये उठ रहा है कि बिहार में जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उसके लिए जो चुनाव आयोग है उसमें क्या व्यवस्थाएं की आपने उन लोगों को? नवल शर्मा जी प्रवक्ता JDU के हमारे साथ हैं, जफर इस्लाम जी वो जवाब दीजिए। ये मेरे डॉक्यूमेंट ठीक है, ऐसा लगता नहीं है कि विरोधी दल इस बात को मानने के लिए तैयार होंगे। मैं आ रही हूँ, भाषण नहीं, मैं आ रही हूँ प्रियंका गुप्ता जी। ये बड़ा रोना होता है ना विपक्षी दलों का, एंकर परेशान रहता है हर एक चैनल का, हर एक चैनल का। प्रियंका गुप्ता जी ये गलत बात है। जफर इस्लाम जी आप जवाब दीजिए। जफर इस्लाम साहब देने दीजिए प्लीज। जफर इस्लाम साहब देखिए, बोलने के लिए लगातार नहीं बुलाए हैं। आज प्रियंका सवाल जवाब इसी तरह से होते हैं। जफर साहब जवाब देंगे, नवल जी, और उसके बाद में पूर्व निदेशक के पास ECI के। वो मानेंगी नहीं और लगातार उन लोगों के यही आरोप है बीजेपी के साथ ECI मिले हुए हैं। देखिए, आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया। CEC के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 3-4 बहुत अहम बातें कही। पहली बातें कही कि जिस तरह से वो वोट चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जिस तरह भद्दे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, बेसिकली वो मतदाताओं को कहीं ना कहीं बदनाम करने के और उनको गलत तरीके से बयान कर रहे हैं उनके बारे में। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो आप प्रूफ लेके पहले भी आ जाते और आज भी आप आने के लिए आपकी हिम्मत है तो आ जाइए,
आप हमें प्रूफ दिखाइए, नहीं और ओथ अंडर ओथ प्रूफ दिखाइए, और नहीं तो फिर या तो कोर्ट जाइए या फिर आप देश की जनता से माफी मांगिए। हाँ। अगर किसी के पास भी प्रियंका जी को भी दिखाइए, इतनी हाँ। बड़ी इतनी बड़ी अपने अगर एक पॉलिटिकल पार्टी का इतना बड़ा नेता अगर जिम्मेदारी से ये बात कहता हमने है, तो तो उसी पूरा जिम्मेदारी के Excel साथ sheet में उसको डाटा सारे बनाकर आपको दे हलफनामे दिया। के साथ उसके बाद भी अरे आपको भाई proof बीच में मत चाहिए, बोलिए, उसके बाद भी आप अरे बीच में हलफनामा मत मांग बोलिए, रहे हैं। जब उनकी आप बात और हो जाए। अनुराग उनकी बात ठाकुर पहले जी ने भी ये उनकी कह बात दिया। पहले हो जाए। मैडम मैडम आप बीच में मत बोलिए, प्रियंका गुप्ता जी। अभी आपको प्रियंका तकलीफ गुप्ता हो रही थी जब चित्रा जी बोल रही थी, अब मैं बोल रहा हूँ तो आपको अब आप बीच में क्यों बोल रही उनसे है? भी अपने समय पे प्रूफ बोलिएगा, नहीं अपने समय पे बोलिएगा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप में हिम्मत है तो आप हलफनामा साइन कीजिए ना, और जाके जैसा सीईसी ने कहा हलफनामा साइन किया, नहीं तो माफी मांगिए। आपको हार का ठेकरा किसी और पे फोड़ना है, हार का सेहरा किसी और को पहनाना है। मालूम है कि राहुल गांधी 90 बार हार चुके हैं और बिहार में भी हारने वाले हैं, तो कोई ना कोई तरीका ढूंढना है आपको, चाहे कभी SIR पे, कभी CC पे, आज आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पे मजबूर किया है। मैडम मत कीजिए, कल आपको पूरी तरीके से एक्सपोज मैडम आप करेंगे, चुप रहिए, प्रियंका हर गुप्ता जी। जगह जाएंगे, चुप रहिए, हर गुप्ता जी। विधानसभा में जाएंगे, प्रियंका गुप्ता जी, प्रियंका गुप्ता जी, प्रियंका गुप्ता बच जी, नहीं पाएंगे। मतलब मुझे लग रहा है कि आप और proof बहुत चाहिए ना, अब आपको प्रूफ मिलते रहेंगे, प्रियंका लगातार मिलते प्रियंका रहेंगे। गुप्ता इनका आवाज डाउन जी, कीजिए, प्रियंका फिगर गुप्ता डाउन जी, कीजिए इनका। ये तरीका नहीं हो सकता है डिबेट का, प्लीज मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा बाकी लोगों की भी इज्जत करनी चाहिए। दो और मेहमान हमारे साथ हैं, प्लीज प्रियंका गुप्ता बोल जी। रहे हैं, आवाज डाउन करने के लिए बोल रहे हैं, डाउन देखिए चित्रा जी, मैं तक कह रहा हूँ, प्रियंका गुप्ता जी की आवाज डाउन कीजिए, ऐसा नहीं हो सकता है। एक सेकंड जफर इस्लाम साहब रुकिए, मेरी बात एक सेकंड सुनिए। ये तरीका छोड़ दीजिए कि हमेशा आकर एंकर को लेकर रोना, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रियंका गुप्ता जी, आप नई नवेली प्रवक्ता बनी है कांग्रेस पार्टी की, मुझे लगता है डिबेट की मर्यादा आपको सुप्रिया श्रीनेत और बाकी लोगों से सीख कर आना चाहिए। उम्मीद यही है कि आप बाकी लोगों के बीच में नहीं बोलेंगी। प्लीज अपनी अपनी बारी में जफर इस्लाम जी की बात पूरी हो जाए, बाकी दो लोग भी हैं। और यहाँ पर बार बार एंकर पर हमला करना, और आप ये सोच लेंगे कि एंकर पर हमला करके हम चुनाव आयोग के ऊपर जो हमला कर रहे हैं उसको बराबरी में लाकर खड़े कर देंगे। जनता देख रही है और वो फैसला भी करती है चुनाव के दौरान। और मैं आ जाऊंगी फिर उसी बात पर। यूपी को लेकर आप उदाहरण दे रही थी, 1980 के बाद तो यूपी में है ही नहीं कांग्रेस पार्टी। बीजेपी कहां थी? उसका तो जन्म हुआ 1980 में। 89 के बाद आपकी वहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनी। आप पश्चिम बंगाल उठाकर देख लें, बार बार जब उदाहरण देते हैं तो आप लोगों को बेचैनी हो जाती है। बंगाल में तो नहीं है बीजेपी, ममता बनर्जी जीतती आ रही हैं, वहां पर क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी बना लेती अपनी सरकार? जाइए आप बिहार की बात क्यों नहीं करती है कांग्रेस? आखिरी बार कब आपकी सरकार बनी थी बताइए जरा। अभी पूछ लिया जाएगा तो फिर आप लोगों को दर्द हो जाएगा। ये तरीका नहीं हो सकता है। प्रियंका गुप्ता जी, प्लीज अपनी अपनी बारी में और कांग्रेस के दूसरे प्रवक्ताओं से सीख कराइए। और अगर आप लोगों में कंपटीशन चल रहा है कि एंकर पर जो हमला कर देगा वो बहुत बड़ा प्रवक्ता बन जाएगा, तो जनता इसको नहीं बर्दाश्त करती है। प्लीज जफर इस्लाम जी अपनी बात पूरी कीजिए, नवल किशोर जी बोलेंगे, डॉक्टर मोहम्मद अमीन बोलेंगे उसके बाद। प्लीज प्रियंका जी। जफर इस्लाम जी, धन्यवाद। हाँ, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सॉल्यूशन नहीं मिला है विपक्षी दलों को। देखिए, उनको कभी सॉल्यूशन चाहिए भी नहीं। आप ये समझिए, उनकी चिंता सिर्फ ये है कि लोगों को गुमराह करना, अपनी जो बदहाल सिचुएशन है, 90 बार हारे हैं, उसका ठेकरा किसी और को फोड़ना, उसका सेहरा किसी और पे डाल देना, यही उनकी मंशा है। उनको कोई मतदाताओं से कोई लेना देना नहीं। ना तो उनको पता है कि मतदाताओं का, ना तो उनको विश्वास प्राप्त है, ना उनका आशीर्वाद प्राप्त है। ये हारने वाले हैं तो पहले ईवीएम पे फोड़ते थे ठेकरा। हाँ। अब ईवीएम के लिए सीईसी ने बुलाया कि भाई आओ दिखाओ, प्रूफ दिखाओ कि कैसे ईवीएम पे छेड़छाड़ हो सकती है। राहुल गांधी ये तो सवाल करते हैं ना कि आप लोगों के ऊपर सत्ता विरोधी लहर का असर क्यों नहीं होता? विपक्षी दलों पर हो जाता है, आप लोगों पर होता नहीं है। तो भाई विपक्ष के वो नेता हैं, अगर ये सवाल पूछेंगे इसका जवाब मिलना चाहिए ना कि सत्ता विरोधी लहर का असर क्यों नहीं होता है भारतीय जनता पार्टी पर। देखिए, आज आप जनता के बीच में जाती हैं चित्रा जी, आपको खुद एहसास होता होगा जनता किसके बारे में बात करती है, जनता का विश्वास किसके साथ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ विश्वास है, उन्हीं को आशीर्वाद देना चाहती है, एनडीए को आशीर्वाद देना चाहती है। अब राहुल गांधी का विश्वास ही नहीं है। राहुल गांधी बार बार झूठ बोल के इस तरह की बात, स्पीड एंड रन करने वाली जो अप्रोच उनका है कि कुछ भी
कुछ भी आप उस पर स्टेटमेंट दीजिए और उसको प्रूफ मत दीजिए और फिर उसके बाद उस पर अलग अलग बयान देते रहिए। तो बयानबाजी से तो काम चलती नहीं, तो जनता समझ चुकी है। हाँ, लेकिन वो मतदाता अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं ना, क्या इसके जरिए आप लोगों की मुश्किलें नहीं बढ़ेंगी? अगर मतदाताओं के बीच जाकर वो मतदाता अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, लगातार बने रहेंगे, तो फिर आप लोगों की मुश्किलें तो बढ़ेंगी। इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा। नवल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए जेडीयू से, लेकिन उसके पहले जल्दी से मैं टिप्पणी ले लेती हूँ स्टूडियो में। डॉक्टर मोहम्मद अमीन जी, पूर्व निदेशक चुनाव आयोग के जुड़े हुए हैं। मोहम्मद अमीन जी, इतनी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी से प्रियंका गुप्ता जी की बातें आपने सुन ली हैं। लगता नहीं विपक्ष इस पर मानेगा और उसका हमला चुनाव आयोग पर जारी रहेगा। फिर आगे कैसे निकलेगा रास्ता इसको लेकर? और उसको उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने आज सब कुछ डिनाई कर दिया है। अब आप देखिए कि अगर ये देते हैं तो ठीक है सिग्नेचर करके, अगर नहीं देते तो नियमों के अंतर्गत आप देखिएगा कि चुनाव आयोग इनको सुओ मोटो नोटिस देगा और इनको इसका जवाब देना पड़ेगा। इस तरह से नहीं होता है कि किसी संस्था को आप बदनाम करिए। सुओ मोटो नोटिस ही दे देगा चुनाव आयोग? बिल्कुल दे देगा। तब तो वो और ज्यादा आक्रामक होंगे चुनाव आयोग के खिलाफ। इसलिए इस तरह की बातें करना चुनाव आयोग के लिए कि हम उसको बम से खत्म कर देंगे, एकदम खत्म हो जाएगा, ये करेंगे, और बेईमानी करता है किसी पार्टी के लिए, जबकि साफ कहा है हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त ने कि वो किसी पार्टी का पक्षधर नहीं है, वो संविधान का पक्षधर है। संविधान के अंतर्गत तो विपक्षी दल नहीं मान रहे हैं ना, वो उदाहरण दे रहे हैं महाराष्ट्र के, वो बिहार का उदाहरण दे रहे थे, कम समय में क्यों किया? महाराष्ट्र में भी इनको मुखी खानी पड़ी इस मामले में विपक्षी दलों को, कि वहां पर हाईकोर्ट ने उनको जवाब दे दिया इस बात का। हाँ। आप किसी भी आपको देख लीजिए, चाहे वो आप ईवीएम की बात देख लीजिए, चाहे वो किसी चीज, आज हर चीज भी क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। कोई चीज़ को आप ये नहीं कह सकते कि इलेक्शन कमीशन ने किसी चीज़ को छुपाया है। आप देखिए बीएलओ से लेके 72 हमारे बीएलओ हैं एसआईआर में, और वॉलंटियर 4 लाख है हमारे पेड इलेक्शन कमीशन के, और हर पार्टी का बीएलए है वहाँ पर 1.5 लाख जो कर क्या रहा है, उसके सिग्नेचर लिए गए, उसके बाद लिस्टें बनाई गई। नहीं मोहम्मद अमीन साहब, लेकिन सवाल यह है ना कि अगर विरोधी दल संतुष्ट नहीं है आपके जवाब से, वो नहीं मानने को तैयार है, उनको लग रहा है नहीं है चुनाव आयोग निष्पक्ष, वो पक्षपात के आरोप लगा रहे हैं, कैसे निकलेगा समाधान? इसका समाधान जनता दे देगी उनको इलेक्शन में, और इलेक्शन कमीशन की कोई कार्रवाई नहीं रुकेगी। मैं आपको आज बता रहा हूं, उनको ऑब्जेक्शन देने हैं, जैसे कि आज बताया गया। अच्छा, एक सवाल का और जवाब दीजिए, फिर मैं जाऊंगी बिहार के अपने मेहमान के पास। 70 ऑब्जेक्शन बीते दिनों तेजस्वी यादव की ओर से कहा गया कि हम लोगों के बीच जाएंगे और उसके बाद ये तय करेंगे कि इस चुनाव में हमें जाना है, लड़ना है या फिर नहीं लड़ना है। अगर विरोधी दलों ने यह तय कर लिया कि हम नहीं जाएंगे चुनाव लड़ने के लिए क्योंकि बेईमानी हो रही है, तो फिर क्या चुनाव रद्द कर दिया जाएगा? नहीं। क्या उनको भरोसे में लिया जाएगा या यथावत अपने निर्धारित समय से चुनाव अक्टूबर नवंबर में कराए जाएंगे? इसके बारे में बताना चाहूंगा कि इससे पहले भी कई बार हुआ है कि पार्टियों ने नहीं लिया है उसमें पार्टिसिपेशन। हाँ, आप कश्मीर का चुनाव देख लीजिए। हाँ। कश्मीर में भी नहीं किया, लेकिन चुनाव आयोग चुनाव कराएगा, हर परिस्थिति में कराएगा, और वहां पर चुनाव होगा। विरोधी दल चुनाव में हिस्सा ले या फिर नहीं ले तब भी? हाँ, ले या न ले उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहां पर इंडिपेंडेंट होंगे, छोटी पार्टियां होंगी। अगर बड़ी पार्टियां नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्शन कमीशन चुनाव कराएगा हर परिस्थिति में। आपके सामने पंजाब है, आपके सामने कश्मीर है, आपके सामने ऐसी स्टेट है जहाँ पे टेररिज्म अंत पे था, लेकिन वहाँ पर चुनाव हुए। नहीं लिया लोगों ने, हुर्रियत के लोगों ने न ले, और लोगों ने नहीं लिया न ले, लेकिन जितने होंगे कैंडिडेट उसी में चुनाव होगा। ठीक है प्रियंका जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। नवल शर्मा जी जेडीयू से हमारे साथ मौजूद हैं। नवल शर्मा जी, दरअसल विपक्षी दलों को इस बात की भी दिक्कत है ना, अब देखिए 2005 से लगातार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज रहे, बीच के 1.5 सालों को छोड़कर, हालांकि उसमें भी आप ही के जीतन राम मांझी ही मुख्यमंत्री वहां पर बने रहे। इनका ये सवाल है कि ऐसा क्या है इन पार्टियों में, एक बार जहां जम जाते हैं फिर उखड़ते ही नहीं, हटते ही नहीं, इसी वजह से इनको चिंता है। जी जी, देखिए इसका सीधा जवाब है कि 1990 से 2005 और 2005 से लेकर 2025 के बीच के बिहार को आप देखिए। 2005 के पहले का बिहार चुनावी लूट, चुनावी धांधली, गोलियों की तड़तड़ाहट, बोगस वोटिंग, फर्जी वोटिंग और बूथ कैप्चरिंग के लिए पूरे देश में जाना जाता था। पूरा विकास देश में गतिहीनता का पर्याय था, और पूरा बिहार, और उसी बिहार को नीतीश कुमार जी ने अपने विजनरी अप्रोच से, अपनी दूरदर्शिता से पूरे बिहार में विभिन्न क्षेत्रों में विकास की जो गंगा बहाई है, वह नए नए कीर्तिमान कायम कर रहा है। तो भाई सीधा सा फार्मूला है कि आप जनता की सेवा करेंगे, जनता का प्यार आपको मिलेगा। एक दूसरी बात है कि आज इलेक्शन, बस मुझे 2 मिनट का समय दीजिए, मैं पूरे मामले का पटाक्षेप कर दूंगा। हमारे साथ उनके पास जाना है और जेडी से भी प्रवक्ता जुड़ेंगे, उनके पास जाना है, आप अपनी बात जल्दी से पूरी कर लें। राहुल गांधी ये भी बोल रहे हैं संविधान बचाने की लड़ाई है, हम वोट की चोरी नहीं होने देंगे, कुछ भी कर लें आप लोग मिलजुल कर।
नहीं, ये संविधान बचाने की लड़ाई नहीं है, ये अपने परिवार की राजनीति को बचाने की लड़ाई है। इसका जनता से कोई सरोकार नहीं है। अगर जनता से सरोकार होता तो अभी तक राहुल गांधी जी या तेजस्वी यादव जी के किसी आचरण से यह नहीं दिखाई दिया कि इनको वोटरों की चिंता है। आज तक अभी चुनाव आयोग के साथ मिल बैठकर ये बात किए। चुनाव आयोग ने जब 30 एमपी के साथ इनको बैठकर बात करने का न्योता भेजा तो ये 300 एमपी की बाराती लेकर पहुंच गए। तो इनकी मंशा तो चुनाव आयोग से बात करने की थी नहीं। एक दूसरी बात है कि 2024 लोकसभा का चुनाव परिणाम जब घोषित हुआ था तो यही राहुल गांधी जी 99 सीटों के जीत का जश्न मना रहे थे। चित्रा जी, आप भूली नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये काफी उत्साहित थे 99 सीट पाने पर। और राहुल गांधी जी का बयान आया था कि बढ़े हुए सीटों की संख्या से हम काफी उत्साहित हैं। तो उस समय वोट चोरी आपको याद नहीं आ रही थी? अरे ये शुद्ध रूप से पॉलिटिकल एजेंडा चला रहे हैं। ठीक है। तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी जी दोनों जनता के द्वारा ठुकराए गए नेता हैं और इनको चाहिए था बिहार में विकास के मुद्दे पर डिस्कोर्स करना, तो बिहार में विकास के मुद्दे पर ये कोई बातचीत नहीं करेंगे। एक झूठे नैरेटिव को लेकर बाजार में चले गए हैं जिसकी आज चुनाव आयोग ने दोबारा हवा निकाल दी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, बस चित्रा जी मैं एक लाइन और बोलूंगा कि सुप्रीम कोर्ट का यह ऑब्जर्वेशन कि एसआईआर के जरिए बिहार को बदनाम करने की साजिश हो रही है, यह सीधे सीधे विपक्ष के मुंह पर कालिख पोतने जैसा है। आखिर सुप्रीम कोर्ट को बिहार के आइडेंटिटी की परवाह है, लेकिन आप लोग तो बिहार को बदनाम करने पर तुले हैं। दूसरी बात यह कि इलेक्शन कमीशन बार बार यह कह रहा है कि आप अपने बीएलए के जरिए अगर मतदाता सूची में कोई त्रुटि है तो उस पर प्रकाश डालिए, हम दूर करने के लिए तैयार बैठे हैं। हाँ। लेकिन आज तक इन लोगों ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। इसका सीधा मतलब है कि आपको बिहार के मतदाताओं की चिंता नहीं है, आपको बिहार के गरीब आवाम की चिंता नहीं है। अगर चिंता होती तो आप बीएलए के सहयोग से अभी 15 दिन का पीरियड, बस एक लाइन चित्रा जी, बस एक लाइन, अभी 15 दिन का क्रूशियल पीरियड मतदाता सूची में सुधार का समय है और अभी के समय का उपयोग आप क्या कर रहे हैं? आप चुनावी रैली निकाल रहे हैं। ये देखिए कितने वोटर फ्रेंडली लोग हैं। जो ऊर्जा इनको लगानी चाहिए थी मतदाताओं के साथ, वो ऊर्जा लगा रहे हैं। ठीक है, मैं कन्हैया भिलारी जी से अब जवाब ले लेती हूँ। आप आप बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं। ठीक है कन्हैया भिलारी जी, आपसे 2 सवाल हैं। मैं उसके बाद प्रियंका गुप्ता जी आपके पास आऊंगी। कन्हैया भिलारी जी, पहला सवाल ये है, ये जो यात्रा निकाली जा रही है विपक्षी दलों की ओर से, आपको लग रहा है कि एसआईआर के मुद्दे पर वास्तव में बिहार की जनता पर इस यात्रा का व्यापक असर होगा? और दूसरा सवाल, अगले 15 दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है कि किसी को भी लगता है अगर त्रुटि है तो चुनाव आयोग के संज्ञान में वो लेकर आए, तत्काल इसका समाधान किया जाएगा। आज लंबी चौड़ी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चुनाव आयोग ने तकरीबन हर सवाल का जवाब दिया है। आपको लग रहा है कि इससे विवाद थमेगा या आगामी दिनों में और बढ़ने वाला है? नहीं, पहले सवाल का जवाब तो ये है कि जो आप बता रही हैं आज वोटर अधिकार यात्रा जो है राहुल गांधी की, तो वो तो काफी सक्सेस रहा, वो सफल रहा, बहुत लोग आए थे। चूंकि मेरा भी घर वहीं है, सासाराम, रोहतास जिला में है। मैं सासाराम का ही मूल निवासी हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया में मैं काम किया जी, तो काफी रहा। और लोगों के बीच में देखिए अभी भी एक भ्रम की स्थिति है। वो अभी भी एकदम चुनाव आयोग को क्लीन चिट देने के लिए तैयार नहीं है। उनको एकदम डाउट है। जितने सवाल उठ रहे हैं, चाहे राहुल गांधी उठाएं, तेजस्वी यादव उठाएं, या इवन सत्ता पक्ष भी कई लोगों ने अपने ही चलाया भी है कि अनुराग ठाकुर हों कि वहाँ उनके क्षेत्र में भी गड़बड़ियाँ हुई। तो ये सब को लेकर के एक भ्रम की स्थिति जनता के बीच में बनी हुई है। और मैं सुन रहा था, बता रहे थे वो कि परिवार बचाने के लिए, इसमें उनका परिवार कहाँ खतरे में है? दोनों का, जितने भी परिवारवादी राजनीतिज्ञ हैं, चाहे कोई इधर हो या उधर हो, उन पर कहीं कोई खतरा नहीं है। खतरा तो गरीब जो आम जनता है उसका नहीं, उसका वोट का अधिकार है। और मैं सुन रहा था, पूरा कंप्लीट सुना 2-2.5 घंटे तक ये चुनाव आयोग का जो हो रहा था, लेकिन सेटिस्फैक्ट्री बहुत सवालों का जवाब नहीं दे सके। जैसे उन्होंने बताया, ये नहीं बता पाए कि आखिर ये तो कह रहे थे कि हम आधार को मानेंगे नहीं, तो मानना पड़ा। तो ये मानते कि हाँ वो गलती थी मेरी, क्योंकि यहाँ तो आधार कार्ड से, आप भी जानती हैं, सब लोग जानते हैं कि सारा डॉक्यूमेंट्स आधार से बनता है। पहले आपको आधार ही को आप
तो वहां तो ये कुछ जवाब नहीं दिए। इसके अलावे बहुत सा सवाल हुआ जिसका जवाब नहीं दे पाए। तो मुझे लगता है कि यहाँ भी चुनाव आयोग पर और सवाल उठेंगे। ठीक है, प्रियंका भारती जी प्रवक्ता आरजेडी की जुड़ चुकी है, उनके पास में जाऊं जल्दी से। डॉक्टर मोहम्मद अमीन जी, आप पूर्व निदेशक है चुनाव आयोग के, उन्होंने तो चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया कि इतनी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन सेटिस्फाई नहीं कर पाई वो। जल्दी से इस पर जवाब आपका। चुनाव आयोग हमेशा संविधान के अंतर्गत नियमों की बात करता है, बिना नियम के कुछ नहीं होता और हर एक को नियम मानना पड़ेगा। चुनाव आयोग संविधान के अंतर्गत कर रहा है हर काम को, और उसमें कोई भी गलत बात नहीं कही गई। जो बात कही गई नियमों के अंतर्गत कही गई है। हाँ, उनसे कहा गया कि पेपर साइन करके दीजिए, अगर नहीं करेंगे तो इलेक्शन कमीशन सुओ मोटो उन पर एक्शन ले सकता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। आप याद तो क्या हो जाएगा, एक्शन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा उससे? हलफ, अगर आप कह रहे हैं कि हलफनामा नहीं दिया और या माफी नहीं मांगी तो सुओ मोटो क्या कर सकता है चुनाव आयोग? उसके भी तो हाथ बंधे हुए हैं ना, क्या क्या किया जा सकता है बताइए आप। नहीं, वो तो ये तो चुनाव आयोग तय करेगा, कमीशन तय करेगा कि मुझे क्या उसमें दंड देना है या क्या नहीं देना है। ये तो उनकी मीटिंग के बाद होगा, उनके पेपर आने के बाद होगा, और उनके पेपरों पे क्या दंड देने का अधिकार कहाँ है चुनाव आयोग के पास? अब ये तो कमीशन की बात है ना। कमीशन के सामने जो पेपर रखे जाएंगे, जो बातें रखी जाएंगी, अभी तक जो आरोप लगाए वो भी होंगे। हाँ। और कमीशन पूछेगा उनसे, उसका स्पष्टीकरण आने के बाद जो भी होगा उसको नियमों के अंतर्गत बताया जाएगा। नियमों के अंतर्गत आज उन्हें नियमों का हवाला देते हुए प्रियंका भारती जी आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है। और देखिए यहाँ पर चुनाव आयोग ने कहा हर राजनीतिक दल का जन्म चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन कराने के साथ ही होता है, और इसी वजह से न पक्ष न विपक्ष वो सभी के लिए समकक्ष है। लेकिन उसके बावजूद आप लोग मानने को तैयार नहीं है प्रियंका भारती जी। अब चुनाव आयोग और क्या करे जिससे विपक्ष संतुष्ट हो जाएगा? चुनाव आयोग हमारे सवालों के जवाब दे, विपक्ष संतुष्ट हो जाएगा। हमने सवाल किया था कि 3 लाख ऐसे घर क्यों हैं जिनकी संख्या 000। उन्होंने आज जवाब दिया इसका। वो लोग जिनके पास घर नहीं है। हाँ। तो मैं बता रही हूँ जो कहा, इनके पास घर नहीं है। अब भाजपा के प्रदेश संगठन मंत्री हैं भीखू भाई दलसानिया, जिन्होंने अमित शाह के करीबी भी हैं, गांधीनगर में वोट भी दिया था, वो बिहार के वोटर बने। वो भी गरीब हैं क्या, या उनके पास घर नहीं है? उनके नाम के आगे भी 0 था, पता नहीं लिखा हुआ है। दूसरा सवाल, जब हमने कहा सीसीटीवी फुटेज वीडियो मांगा, क्या कहा था पहले? 3000 साल लग जाएंगे सारे वीडियो देखने में, और अब कह रहे हैं क्या चुनाव आयोग माँ बहन बेटी का वीडियो दिखा सकता है क्या? ये सोच समझ के बोल रहे हैं, कर क्या रहे हैं? माथे पर चिकन बता रहा है कि ये घबराए हुए हैं। उसके अलावा उन्होंने कहा कि एसआईआर की जरूरत आपको क्यों पड़ी? बहुत सारे पत्रकारों ने सवाल किया। उन्होंने कहा कि हम घर घर इन्यूमरेशन फॉर्म लेकर के पहुंचे ताकि जो मृत लोग थे उनका नाम हटाया जा सके। मतलब आप घर घर इन्यूमरेशन फॉर्म लेके पहुंचे, फिर भी जो जीवित थे उनको मृत कर दिया, और जो मृत थे उनको जीवित बता दिया। सुप्रीम कोर्ट में तो वो मृत लोग जीवित होकर पहुंच गए थे ना। और सबसे अहंकारी बात जो उन्होंने आज की है वो ये है, जब उनसे सवाल किया गया कि अगला एसआईआर बंगाल में कब करवा रहे हैं, उनका जवाब था हम 3 इलेक्शन कमिश्नर हैं जो डिसाइड करेंगे। मतलब आपको जो सत्ता पक्ष विपक्ष, आप किसी से कुछ नहीं पूछेंगे, जो आपका मन करेगा आप वो करेंगे। ये अहंकार की भाषा है। एक और सबसे गंभीर सवाल था 2004 में जब इंटेंसिव रिवीजन हुआ, उस समय में अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में नहीं हुआ था क्योंकि 2-3 महीने में ही चुनाव थे। तो आखिर ऐसी क्या विपत्ति आन पड़ी कि बिहार में आपको 3-4 महीने के भीतर ही करवाना पड़ा? ये सवाल का जवाब नहीं दिया। और सबसे गंभीर सवाल तो ये है, जो सबसे ज्यादा साफ पर सवाल खड़ा कर रहा है, वो ये है कि जब तेजस्वी जी ने सवाल पूछा तो बोल दिया मिसलीडिंग, और राहुल गांधी जी को बोल दिए कि आप शपथ पत्र साइन करिए। अनुराग ठाकुर जी को नहीं कहा गया। क्यों? सत्ता पक्ष से अभी तो कहे सत्ता पक्ष विपक्ष सब बराबर है। जब तब समकक्ष था तो सबसे ना शपथ पत्र आपको साइन करवाना चाहिए था। ये सारे सवालों के जवाब कहाँ मिले? बोले जफर इस्लाम साहब। हाँ, जफर इस्लाम साहब, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उस पर जवाब आपका। अनुराग ठाकुर का भी नाम ले रही हैं वो, कि उनसे तो नहीं मांगा जा रहा है। देखिए उन्होंने साफ, अरे भाई कोई भी हो, कोई भी, अनुराग ठाकुर जी ने कोई इस तरह से कोई दस्तावेज नहीं दिए। ये तो दस्तावेज दिखा रहे थे कि ये, उन्होंने कहा है कि ऐसा लोगों के पब्लिक डोमेन में है कि इतने वोटर फर्जी वोटर है वहाँ। तो ये जानकारी के लिए उन्होंने, जनता की जानकारी के लिए दिया कैसे बातें होती है। लेकिन हकीकत यह है कि अगर आपके पास कोई भी जानकारी है, प्रूफ है, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा भाई वो हलफनामा के तौर पर दीजिए और प्रूफ दीजिए। लेकिन आप प्रूफ तो देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आप जो है उन पे कोई ना कोई इल्जाम लगा के भाग जाने के फेर में रहते हैं। आप अगर आपको इल्जाम लगाना है तो उसका प्रूफ तो देना पड़ेगा ना। तो आप सिर्फ टिप्पणी मत कीजिए, आप बयानबाजी मत कीजिए,
आपसे राहुल गांधी जी से कहा गया है कि अगर आपके बातों में दम है तो आप हलफनामा साइन कीजिए, प्रूफ दीजिए और फिर उसके बाद हम इलेक्शन कमीशन उस पर आपको जवाब देगा, लेकिन वो नहीं करेंगे। अब ये क्या दंडित किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, ऐसा अमीन साहब बता रहे थे कि इलेक्शन कमीशन के अधिकार क्षेत्र में, उसके बारे में मैं कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना टिक्का टिप्पणी करूंगा कि आप सुनिए, एक मिनट पे आपकी बात को मैं बोल रहा हूँ, बीच मत बोलिए तो आपको भी समझ में नहीं आएगा। एक बार उनकी बात हो जाए, आप चूंकि हमारे साथ मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं चित्रा जी, जो भी आरजेडी के प्रवक्ता, उनको इतना बताना चाहता हूं कि आपके पास या तेजस्वी यादव जी के पास जो डबल एपिक नंबर वाले हैं, उनके पास भी अगर कोई सबूत है तो दस्तावेज लेके हलफनामा के तौर पे आइए और इलेक्शन कमीशन से डिस्कस कीजिए। जब आपको इलेक्शन कमीशन डिस्कस करना चाहता है तो आप सिर्फ इल्जाम लगा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं। भाई अगर इलेक्शन कमीशन से आपको कोई शिकायत है तो इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे ना आप, या शिकायत आप जो है पब्लिक डोमेन में रख के आप उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो फिर हलफनामा देना ही पड़ेगा आपको। हलफनामा दे के दीजिए, आप प्रूफ दीजिए और उसके बाद आप उसके बारे में छानबीन करेंगे, इलेक्शन कमीशन उसका जवाब भी देगी। हकीकत है कि राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव हो, इस बार तेजस्वी यादव को उनका जो कांग्रेस के साथ आना महंगा पड़ेगा, लेकिन जो अखिलेश यादव को, प्रियंका गुप्ता जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की हैं, एक बार उनकी टिप्पणी ले लेती हूँ, उसके बाद में आ रही हूँ प्रियंका भारती जी आपके पास। प्रियंका गुप्ता जी। ठीक है, ओके। देखिए चित्रा जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपका काम है सवाल पूछना, ये डिसाइड करना नहीं है कि कौन सा प्रवक्ता पार्टी भेजेगी या नहीं भेजेगी। आप अपने काम से काम रखें तो बेहतर होगा। सवाल पूछना आपका काम है, सवाल पूछिए, मैं जवाब दूंगी। पर ये नया पुराना ज्ञान देने के लिए नहीं बुलाया गया है। प्रियंका भारती जी अपना जवाब दीजिए। नहीं, कोई ज्ञान नहीं, ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है मैडम। यहाँ पर टीवी पर बैठी हुई हूँ मैं, आपके घर की उसमें नहीं बैठी। प्रियंका भारती जी, प्रियंका भारती जी, प्रियंका भारती जी, आप इनको हटाइए टीवी स्क्रीन से। बिल्कुल अधिकार है मुझे, मेरा शो है, मैं डिसाइड करूंगी, मैं डिसाइड करूंगी कौन होती हूँ, मेरा शो है, मैं डिसाइड करूंगी। और यहाँ पर ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स नहीं हो रही है, टीवी चैनल पर बहस हो रही है। बैठकर मेरा काम है सवाल पूछना, सवाल ही पूछा था मैंने आपसे प्रियंका भारती जी। माफ कीजिएगा प्रियंका भारती नहीं, प्रियंका गुप्ता जी। प्रियंका भारती आप जवाब देंगी। प्रियंका भारती आप जवाब दीजिए। मुझे लगता है कि एंकर को छोड़ देते हैं, लोगों का, आम जनता का टाइम वेस्ट होता है एंकर पर जब सवाल दागा जाता है। तो प्रियंका भारती जी। चित्रा जी, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, सॉरी, वो प्रियंका गुप्ता जी का नाम मैं थोड़ा कंफ्यूज कर गई। प्लीज बोलिए भारती जी। खैर, बात यह है कि अनुराग ठाकुर जी के बारे में खुद बोले भाजपा के प्रवक्ता कि बिना सबूतों के गए वो, तब तो ये और गंभीर मसला है। राहुल जी तो सबूतों के साथ गए, तेजस्वी जी ने भी सबूत दिया, अनुराग ठाकुर बिना सबूत के आरोप लगा, ये तो और गंभीर है। सबसे पहले शपथ पत्र साइन करवाना चाहिए। और जिस शपथ पत्र की वो बात कर रहे हैं ना, वो लागू होता है 30 दिन तक। बार बार ये बात दोहराई जा चुकी है। मुझे लगता है खुद चुनाव आयोग मीडिया को नहीं सुनती है, सुनते तो उनको पता होता और बात से रिपीटेशन ये नहीं हुआ होता। मेरा बस सवाल इतना है कि आपने हमारे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया है। आप वही कह रहे हैं जो आपको कहा गया है कहने के लिए, और वो हमारे सवालों का जवाब नहीं देता है। तो इसीलिए आपको आगे आना होगा और अनुराग ठाकुर जी से कब आप शपथ पत्र मांग रहे हैं ये भी हमको बता दीजिए। और भीखू भाई दलसानिया जी जो अमित शाह जी के इतने करीबी है, वो कितना गरीब है कि उनका नाम भी जो बीएलओ रिकॉर्ड किया गुजराती में किया है। ठीक है, कौन बीएलओ है? आप बिल्कुल भी आता है, ये भी बताइए। ठीक है, ये महत्वपूर्ण सवाल है। प्रियंका गुप्ता जी बोलेंगी। प्रियंका जी देखिए, मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ, मैं महत्वपूर्ण नहीं हूँ, बिहार की जनता और 7 करोड़ वोटर ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, जो आरोप जफर इस्लाम जी ने लगाए हैं उस पर आप जवाब दे दीजिए, बाकी लोगों के पास जाना है। प्लीज प्रियंका गुप्ता जी बोलिए। जब नहीं, देखिए सवाल आज जो है चुनाव आयुक्त ने पूछे, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, उन्होंने अपने सवालों के जवाब में ये नहीं बताया कि कितने नए वोटर जोड़े गए। उन्होंने एक चीज बताई कि 000 जिनके पास घर नहीं है उनके लिए होता है। फिर आप कैसे डिसाइड करते हैं कि SIR में कि हाउस जो प्रमाण पत्र होता है, जो निवास प्रमाण पत्र होता है, वो तो जरूरी होता है। तो आप 0 करके क्यों फर्जीवाड़ा कर रहे हैं? आप डालिए कि उनके पास मकान नहीं है, आप उसको पूरी तरीके से ऑथेंटिक करिए। आप ये बताइए कि जैसे ही आदरणीय राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप अपना जो ड्राफ्ट डेटा है उसको आप डिलीट कर देते, उसकी जगह एक स्कैन कॉपी अपलोड कर देते। इससे पहले आपको नहीं लग रहा था कि वो उसका मिसयूज हो सकता है? जैसे ही राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपकी उंगलियां टाइट हो गई और आपने तुरंत उस डेटा को डिलीट कर दिया और अब आप आकर सफाई दे रहे हैं। आज आप सफाई देने के लिए मजबूर हैं
क्योंकि राहुल गांधी जी ने ये मुद्दा उठाया है और ये मुद्दा पूरे देश में उठा है, पूरे बिहार में उठा है। आज पूरा बिहार एकजुट है, पूरा विपक्ष एकजुट है और सवालों के जवाब आपको देने आना पड़ा है। खैर जवाब तो आपके पास थे ही नहीं तो आप देंगे क्या, लेकिन हकीकत यह है कि आप धीरे धीरे एक्सपोज हो रहे हैं और ये पूरा देश देख रहा है। और आपको लगता है कि आप विपक्ष के बिना ये चुनाव जो है करवा पाएंगे? संभव नहीं है। इस देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र इसलिए है क्योंकि यहाँ पर विपक्ष है। अगर 40% वोट आपको पड़ता है तो 60% वोट विपक्ष को पड़ता है। विपक्ष की ताकत को महसूस करना होगा और विपक्ष के लिए जो भी उसको चाहिए आप उसकी सफाई दीजिए ना। हम आपसे लड़ने तो नहीं जा रहे थे। अगर 300 सांसद जा रहे थे तो देश के चुने हुए सांसद थे, आपको उनको जवाब देना चाहिए था। आप उनके जवाब देने से बच रहे थे। आपने पूरी तरीके से, सरकार ने रोक लगा दी, बैरिकेटिंग कर दी। क्या तरीका है ये लोकतंत्र में? बोले जफर इस्लाम साहब, आपसे जो है पूरी तरीके से सत्ता पक्ष की बातें सुनी जाती हैं, वो आरोप लगा रही हैं। हम तो सवाल पूछ रहे थे, आप जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। उसके बाद आप हमारी आवाज को दबा रहे हैं और उतनी ही आवाज उछल रही है। जफर और ये यात्रा 1300 किलोमीटर 20 जिलों में जाएगी और पूरी तरीके से बिहार की जनता आपको बता देगी कि ये उनका अधिकार है जो आप छीन रहे हैं। एक वोट का अधिकार इस देश के देखिए जो मुद्दा ये बता रहे हैं, ये 1 मिनट प्रियंका जी हो गया, आपका बस हो गया। तो ये जनता आपको इतना हिदायत दी गई, इसके बाद भी आप सुधरी नहीं है अभी तक। नहीं ठीक है, हिदायत दी गई, आपको समझ जाइए। बोलिए, मैंने बोल दिया उनको, ठीक है। अब आप मत बोलिए, ठीक है, नहीं बोलेंगे, बोल चलिए। बात ना करिए बैठ के, मुद्दे पर की बातें हमें ना सिखाइए। मुद्दे पर आपको सुधारने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, समझ में आया आपको? जबान संभाल के बात कीजिए, समझ में आप जबान संभालिए, पहले तमीज से बात करिए। अरे जुबान आपको संभालनी चाहिए, आपकी जुबान से बहुत फिसल रही है। तभी ये बदतमीजी करना बंद कीजिए। आप देख रहे हैं बैठे बदतमीजी कर रही है। आपको क्या बदतमीजी करने के लिए भेजा गया? नहीं, आपको बदतमीजी करने के लिए भेजा गया। आपको सवालों का जवाब मिल रहा है, आपको जनता भी देख रही है। सुनिए जो आप मुद्दा कह रही है, अरे नेशनल चैनल पर बैठकर आपको पूरा देश देख रहा है। मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही जो आपको बुरी लगे। ये आप पूरा देश देख रहा है, किस तरह से बातें कर रही है। आप थोड़ी अपनी आदतों में सुधार कीजिए। आप सब लोगों को अपने अपने समय बोलना, बोलकर दिखाइए। आप सबको अपने अपने समय बोलना। एक सेकंड, हम कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में हैं। यहाँ पर व्यक्तिगत लड़ाई में, एक सेकंड सर, हमारे जो करोड़ों दर्शक हैं उनका समय खराब हो जाएगा। जफर इस्लाम साहब प्लीज मुद्दे पर आते हैं, मुद्दे पर आते हैं। मुद्दे पर वो उनका कहना है कि जब 300 सांसद जानते हैं चुनाव आयोग तो फिर उनको रोक दिया जाता है। हाँ, इस पर जवाब दीजिए प्लीज, पर्सनल टिप्पणी नहीं। देखिए ऐसा है कि जिसको ये मुद्दा बनाना चाहते हैं वो मुद्दा ही नहीं है। हकीकत तो ये है कि ये कुछ ढूंढते हैं ऐसी चीज़ें जिसमें वो ठेकरा फोड़ सके अपने हार का। ये ईवीएम पे पहले फोड़ते थे, अब ईवीएम पे नहीं चलेगा। जनता ने बार बार उसको नकार दिया, तो अब इन्होंने सोचा कुछ और ढूंढे, तो अब आप इस संस्थाओं को कलंकित करने का तरीका ढूंढा है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से चलती है संस्था, इंडिपेंडेंटली है, इसको भी कोई हस्तक्षेप नहीं, फिर भी इसको कलंकित करना चाहते हैं। कुछ ना कुछ इल्जाम लगा के, प्रूफ नहीं देंगे, इल्जाम लगाएंगे। जनता ये समझ चुकी है, इसलिए जनता को इस तरह का स्टंट जो है जनता के सामने बार बार बैकफायर कर रहा है, इस बार भी बैकफायर करेगा। जहां तक बिहार की जनता का सवाल है, बिहार की जनता ने बार बार विश्वास जताया है, एनडीए सरकार पे विश्वास जताया है और आशीर्वाद दिया है। इस बार भी आप जमीन में जाके देख लीजिए, राहुल गांधी जी और जो है इंडी ब्लॉक है कहीं नहीं दिखते हैं। ये 2-4 दिन यात्रा करेंगे, वो सुर्खिया में रह लेंगे, लेकिन जनता का विश्वास नहीं जीत सकते। मैं आ रही हूँ जरा, नवल शर्मा जी बहुत देर से हैं, कन्हैया बेलारी जी भी बहुत देर से जुड़े हुए हैं, उनकी टिप्पणी नहीं हो पाई है। नवल शर्मा जी अब सीधे आपके पास आते हुए, विपक्ष नहीं है मानने को तैयार और ये जो यात्रा निकल रही है वोटरों के अधिकार के मद्देनजर, वो आप लोगों की मुश्किलें बढ़ाने वाली है। विपक्ष का ये सीधा आरोप है कि जनता जब जागरूक होगी फिर आप लोगों को जवाब मिलेगा। देखिए, राहुल गांधी जी को जवाब उनकी पार्टी के भीतर से ही मिल गया। के.एन. राजन्ना जो कर्नाटक के मंत्री थे, उन्होंने राहुल गांधी जी के चेहरे को पूरी तरह बेनकाब कर दिया। उनकी पार्टी का मंत्री यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि राहुल गांधी जी के वोट चोरी के आरोप में तनिक भी दम है और तनिक भी सत्यता है। तो बाहर की बात छोड़िए, घर के अंदर इनकी कली खुल गई। दूसरी बात है, आप बता रहे हैं कि इनके वोट अधिकार यात्रा से क्या होगा। कुछ नहीं होने वाला है। ये दोनों असफल नेता, इनके पास जनता की आंखों में आंख डालकर बात करने का कोई नैतिक बल है, कोई उपलब्धि है? क्या लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? हम तो जनता के बीच में जा रहे हैं तो हमने बिहार की जनता की सेवा की है और बिहार में विकास का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आप एक झूठा भ्रम लेकर जा रहे हैं।
और आप चित्रा जी पूछ रही हैं कि विपक्ष कब संतुष्ट होगा। ये कभी संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि इनके लिए बिहार की जनता को बरगलाने का, भ्रम में डालने का एक राजनीतिक औजार बन चुका है। हाँ। एसआईआर इनके लिए एक राजनीतिक औजार है। इनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि लोकतंत्र का शुद्धिकरण हो, क्योंकि यही बिहार है जहां टीएन शेषन जब चुनाव आयुक्त थे, बस 1 मिनट का समय दीजिएगा, 2 लाइन में बोलूंगा चित्रा जी। जब टीएन शेषन बिहार में चुनाव के क्रम में बार बार फैक्स भेजा करते थे, तो लालू यादव जी बोलते थे कि अरे इस शेषनमा पगला गया है क्या, बिहार में बार बार फैक्स भेजता है, बनने दो सीएम। शेषनमा को भैंस पर चढ़ा के गंगा जी में हेला दे। तो ये है चुनाव आयोग को देखने का इन लोगों का नजरिया। तो ये लोग सुधरने वाले हैं चित्रा जी, ये लोग सुधरने वाले हैं। अपनी नाकामियों का ठिकरा ये चुनाव आयोग पर फोड़ेंगे। इनको चुनाव आयोग की संवैधानिकता से, चुनाव आयोग की पारदर्शिता और निष्पक्षता से और भारत में लोकतंत्र के शुद्धिकरण से, इन बातों से न कभी वास्ता रहा है और न रहेगा। क्योंकि बस अंतिम लाइन में बोल रहा हूं, क्योंकि वही कांग्रेस पार्टी है जिसकी नेता इंदिरा गांधी जी को चुनावी धांधली के चलते रायबरेली से चुनाव निरस्त किया गया था, और ये लोग वोट चोरी का राग लाप रहे हैं। ठीक है, पूरा इतिहास भरा है। कन्हैया भिलारी जी के पास जाते हैं। ठीक है कन्हैया भिलारी जी, एक सवाल का जवाब आपसे मैं और चाहूंगी। 2020 से इस बार की परिस्थिति क्या बदल गई है बिहार में, किन मुद्दों पर वोट पड़ेंगे? एसआईआर का मुद्दा क्या वोटिंग पैटर्न में भी एक मुद्दा बनकर लोगों के बीच घर करेगा? क्योंकि हाल ही में मैंने चिराग पासवान का इंटरव्यू लिया था, उनकी ओर से कहा गया देखिए 10% वोट तो मैंने ही काटे थे एनडीए के, अब मैं जुड़ गया हूं तो सीधे 10% वोट एनडीए का हिस्सा बन गया, और ये जो 74-75 सीटें आरजेडी के लोग जीते थे उसमें भारी मात्रा में गिरावट आएगी। एनडीए इस बात को लेकर बेहद उत्साहित और आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहा है। आपको लग रहा है एसआईआर का मुद्दा असर कर जाएगा इसके ऊपर? देखिए एसआईआर का मुद्दा तो असर करेगा ही, इसलिए कि इनके जवाब से सेटिस्फैक्ट्री इनका जवाब नहीं है जो आज इन्होंने किया। 65 लाख पहले तो ये कह रहे थे कि हम 65 लाख काहे काटे हैं बताइए नहीं करेंगे। कोर्ट ने उनको जो है कहा कि नहीं बताना पड़ेगा, तब ये तैयार हो गए कि नहीं हम बताएंगे, अपलोड करेंगे। पहले इमेज फॉर्मेट में बाद में अपलोड कर दिया, नहीं करेगा अब आपका सवाल जो है, देखिए इस बार का चुनाव जो जिसे चिराग पासवान कह रहे कि 10% नहीं, उनको 5.5% वोट मिला था। वो 5.5% वोट तो इस बार प्रशांत किशोर काट लेंगे। 5.5-6% डे बाई डे प्रशांत किशोर बहुत मजबूत हो रहे हैं। हर सर्वे में ये बातें आ रही हैं। तो ये चीजें अभी ये काफी कंफ्यूज्ड हैं, ये क्या करेंगे, रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अभी देखिए अमित शाह आए थे वहाँ माँ सीता का टेम्पल का शिलान्यास करते हैं, तो वहाँ ये गए, लेकिन वो न पूजा में रहे न मंच पर रहे, भाग गए। तो ये तो अपने कंफ्यूज हैं, अभी कहाँ रहेंगे। कभी कभी सोच रहे हैं कि नहीं मुख्यमंत्री का ऑफर है प्रशांत किशोर के साथ कि हम आपको मुख्यमंत्री का फेस बना करके चुनाव लड़ेंगे, उसमें ही फंसे हुए हैं। कभी ये कहाँ से, तो इसीलिए मामला मुझे नहीं लगता। अच्छा चुनाव इस बार का मुद्दा जो एसआईआर तो है ही, इसके बाद भ्रष्टाचार है, इसके बाद मुख्यमंत्री का गिरता हुआ स्वास्थ्य जबरदस्त रूप से गांव-गांव में पहुंच गया। बड़ा शानदार विश्लेषण आपकी ओर से किया गया है। बनते और बिगड़ते समीकरण पर एबीपी न्यूज की नजर लगातार बनी रहेगी। बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस भले ही हो गई हो, लेकिन लगता नहीं है कि विपक्ष इससे मानने वाला है। आगे क्या बनेगी परिस्थिति, बनी रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।